दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ, बार बार ये सवाल आ रहा है, इसलिए मैंने सोचा एक कॉमन वीडियो बनाकर आपको देती हूँ, जिसमें पतियों का ये डर है कि मैडम हमारे ऊपर कहीं FIR ना हो जाए, जिसमें हमारे जॉब पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या पत्नी तलाक नहीं देगी तो हमें तलाक नहीं मिलेगा क्या, क्योंकि हम अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए किसी भी स्थिति में तैयार नहीं है, लेकिन पत्नी का ये कहना है कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। तो आज हम इसी तरह की बातों पर बात करेंगे जो पत्नी के द्वारा पति को धमकियां दी जाती हैं। इन्हें हम धमकी ही कहेंगे कि मैं ऐसा नहीं करूंगी तो तुम ऐसा कर कर बताओ, या मैं तुम्हें नौकरी करना भुला दूंगी, या मैं तुम्हें इस शहर में रहना भुला दूंगी। इस तरह की धमकियां पत्नी के द्वारा पतियों को नॉर्मल दी जाती हैं, लेकिन क्या ये धमकियां सही हैं? आज हम इसी पर बात करते हैं। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं कि अगर पत्नी का ये कहना है कि मैं तलाक नहीं दूंगी, तुम बने सो कर लो, या तलाक लेकर बताओ, तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि न्यायालय सबूतों के आधार पर चलता है, किसी के कहने के आधार पर नहीं चलता। चाहे वो पत्नी हो या किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद हो, तो कोई सामने वाला व्यक्ति कितनी बार भी ये कह दे कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपके खिलाफ कोई एविडेंस है तो नेचुरल है आपको सजा होना या उस चीज में पनिशमेंट मिलना, लेकिन अगर आपके खिलाफ सबूत नहीं है तो आप किसी भी प्रकार से कहीं भी गलत साबित नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि पत्नी तलाक नहीं देने वाली है। अगर आप एविडेंस ऐसे देंगे तो आपको तलाक मिलना नेचुरल है। अब अगर आपकी पत्नी एडल्ट्री में, आप सिर्फ बोल रहे हैं कि पत्नी एडल्ट्री में है, लेकिन आप प्रूफ नहीं दे रहे हैं, तो तलाक नहीं मिल सकता। लेकिन हाँ, अगर आप प्रूफ देंगे तो फिर आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपकी पत्नी एडल्ट्री में है, या आपकी पत्नी की किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है, या आपकी पत्नी अपना परिवार अच्छे से नहीं संभाल रही है, या बच्चों की केयर नहीं कर रही है, या आपके प्रति अपने पारिवारिक जीवन की, वैवाहिक जीवन की किसी भी प्रकार से कोई भी पूर्ति नहीं कर रही है। तो यहाँ पर आपको उचित एविडेंस देने होंगे, तभी आपकी सुनवाई होगी, अन्यथा नहीं होगी। चाहे आप हो चाहे आपकी पत्नी हो, अगर आप एविडेंस दे रहे हैं और आपकी पत्नी ये कहे कि नहीं मैं अपने पति को तलाक नहीं दूंगी, लेकिन आप उसके खिलाफ पूरे एविडेंस रख रहे हैं, तो यहाँ पर सुनवाई आपके एविडेंस के आधार पर होगी, किसी के कहने के आधार पर नहीं होगी। ये सबसे पहली बात आप क्लियर कर लीजिए। अब बात आती है कि नौकरी, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब है तो उस पर इफेक्ट डालेगी कि नहीं डालेगी। तो सबसे पहली बात कि वही मैंने आपसे कहा कि एविडेंस के बिना कुछ नहीं होना। अगर आपकी पत्नी के द्वारा कुछ ऐसे एविडेंस दिए जाएं जहां पर क्रिमिनल केसेस हो रहे हो या क्रिमिनल चार्जेस आप पर लगे हुए हो, तो वहां पर स्थितियां सोचने लायक बन सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी पत्नी ये कह दे और उसके बाद उस बेस पर आपका जॉब छूट जाए या ऐसा कुछ हो जाए, तो ऐसा किसी भी हालत में नहीं होना है। वो एक अलग पार्ट है, ये एक अलग पार्ट है, और इसमें आपकी पत्नी को प्रूफ करना होगा, तभी कुछ आगे की सिचुएशन बनेंगे। और जब यहाँ पर प्रूफ नहीं कर पाएगी, एविडेंस नहीं देगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये किसी के कहने भर से कुछ नहीं होता। और अगर एविडेंस ऐसे हैं तो फिर आप स्थिति सोचने लायक है, लेकिन अगर एविडेंस नहीं है तो ऐसी कोई स्थिति बन ही नहीं सकती। अब बात आती है कि पत्नी के द्वारा अभद्रता की जाए, आपको बार बार धमकाया जाए कि अगर तुम तलाक नहीं दोगे तो मैं इतना मेंटेनेंस लूंगी, या मुझे इतनी एलिमनी देनी होगी। इस तरह की परिस्थितियां, मुझे इतनी एलिमनी देनी होगी। तो यहाँ पर कहने से कुछ नहीं होगा, ये आपके लाइफ के स्टेटस पर डिपेंड करता है। अगर आप कमाते ही 10,000 हैं और आपकी पत्नी डिमांड कर ले आपसे 50,000 रुपये मेंटेनेंस लेने की, तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल होगी? तो यहाँ पर आप सबसे पहले माइंड में ये बिठा लीजिए कि एविडेंस देने होंगे। अब बात हम करें कि अगर मेंटेनेंस इतना मांगती है, तो जब आपका इनकम एफिडेविट लगेगा, जब आपकी इनकम ही इतनी दिख रही है, तो पत्नी इससे ऊपर मेंटेनेंस कैसे मांग सकती है? और सबसे बड़ी बात, क्या आप कमाओगे तो सिर्फ पत्नी के लिए?
तो यहाँ पर अगर आप इस तरह से एविडेंस देते हो कि आपकी अपनी लाइफ भी है, आप जो लाइफ मेंटेन कर रहे हो उसका भी खर्च है, आपके माता पिता या कोई जो बालिग भाई बहन नहीं है, मतलब जो आप पर डिपेंड है, तो अगर उसका भी साथ में अगर आपका खर्च है तो वो भी, और अगर आपके बच्चे हैं तो उनका भी खर्च। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पत्नी जितने मेंटेनेंस की मांग करेगी तो न्यायालय के द्वारा उसे मेंटेनेंस दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप अपने माइंड सेट कर लीजिए कि बिना एविडेंस के कुछ भी नहीं हो पाना है, चाहे पत्नी कितना भी चिल्ला ले, चाहे पत्नी कितना भी कुछ कर ले। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आप गलत नहीं है तो आपको यहाँ पर झुकना भी नहीं चाहिए। अगर पत्नी ऐसा कहती है तो आप ये कहिए कि बिल्कुल आप न्यायालय में एविडेंस दीजिए, न्यायालय में जाइए, हम वहीं पर बात करेंगे। आपको किसी भी प्रकार की कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, आपको डरना घबराना नहीं चाहिए। ऐसी परिस्थिति में अधिकतर ये देखने को मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति सामाजिक स्तर पर अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन करता है तो उसका डर जाना नेचुरल होता है, क्योंकि वो एक समाज में स्टेटस लेकर बैठा है। अगर पत्नी के द्वारा इस तरह की धमकियां दी जाती हैं तो वो व्यक्ति डर जाता है और कहीं ना कहीं वो समझौते की बात करता है। और यहाँ पर समझौते की बात करवाना पत्नी की कोशिश थी आपसे कि अगर हम इस तरह से दबाएंगे या इस तरह की एलिगेशंस लगाएंगे तो कहीं ना कहीं पति समझौते के लिए तैयार होगा, और फिर पत्नी मुंह मांगी कीमत मांगकर मेंटेनेंस के तौर पर वो उसको ख़त्म करना चाहती है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप उससे डर कर मेंटेनेंस की या समझौते की चीज़ को, समझौते की राशि के लिए मान जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी पत्नी को बढ़ावा देते हैं, और पत्नी ही नहीं साथ में महिला वर्ग को बढ़ावा देते हैं। आज झूठे केसेस महिलाओं के द्वारा अपनी मनमर्जी से नहीं हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग के द्वारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन चीज़ों में सहयोग किया गया है। चाहे आपने ये सोच के किया हो कि हमें इतना पैसा देकर हम अपनी जान छुड़ा लेंगे, हम इन केस से निपट जाएंगे, हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने हैं। तो यहाँ पर जितनी महिलाएं जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए, उतने पुरुष वर्ग भी जिम्मेदार हैं। गलती को आप स्वीकार करते जाएंगे तो सामने वाले व्यक्ति की हिम्मत बढ़ती जाती है। अगर महिलाओं को उनकी गलती का मुंह तोड़ जवाब मिले तो कहीं ना कहीं वो महिलाएं गलती करने से रुकेंगी। ये बात फैक्ट है। ये बात शायद किसी महिला को सुनकर गलत लग रही होगी, लेकिन हम उन महिलाओं की बात कर रहे हैं जो गलत तरीके से अपने पारिवारिक विवाद को बढ़ावा देती हैं सिर्फ मेंटेनेंस के लिए, कि हमें सिर्फ मेंटेनेंस से मतलब है, हमें अपने वैवाहिक जीवन से या आगे क्या मैसेज जाता है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मेरा ये मानना है कि जितनी महिलाएं जिम्मेदार है उतना इस चीज़ के लिए पुरुष वर्ग भी जिम्मेदार है, क्योंकि वो एक सामाजिक स्टेटस को मेंटेन करने के चक्कर में, चीज़ों को ख़त्म करने के चक्कर में बहुत सरल समझता है। अगर अच्छी खासी पैकेज पर जॉब कर रहा है, अच्छा खासा बिजनेस है, तो उसे ये लगता है कि इतना अमाउंट मैं दे भी दूंगा तो मेरा जाएगा क्या, बस मुझे यहाँ से मुक्ति मिल जाए और पीछा छूट जाए। तो यहाँ पर अगर आप रास्ता ये अपनाएं कि अगर आप गलत नहीं हैं तो आपको ये पक्ष रखना चाहिए कि आपसे जो बन पड़ता है आप कर लीजिए, हमें किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं है। तो कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति की हिम्मत टूटती है, और एक कोर्ट कचहरी जाने का अपने आप में डर बनता है कि कितने दिन तक चक्कर लगाएंगे, क्योंकि जब गलत नहीं हो आप तो वो प्रूफ भी नहीं कर पाएगी। प्रूफ नहीं कर पाएगी तो नेचुरली केस लंबा चलेगा, केस लंबा चलेगा तो कहीं ना कहीं सामने वाला व्यक्ति भी फ्रस्ट्रेशन में आएगा, चिड़चिड़ा होगा, थकेगा उस चीज़ से कि जहां हम साबित ही नहीं कर पा रहे। तो वो अपने आप एक समझौते की राशि पर कहीं ना कहीं एक ऐसी राशि पर आकर रुकेगा जो एक जायज राशि होगी। और इस बात में आप सहारा इस बात का ले सकते हैं कि अगर पत्नी के द्वारा झूठे एलिगेशंस लगाए गए थे, आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए, तो यहाँ पर आप क्रूरता का आधार बनाकर तलाक भी इजीली ले सकते हो, और आप मेंटेनेंस से भी बच सकते हैं कि हम पत्नी को नहीं छोड़ना चाह रहे थे या हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई इसलिए हमने अपनी पत्नी को छोड़ा, या हम इसलिए अलग हुए हैं और अब एक उचित राशि देकर हम आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर परिस्थितियां ऐसे भी सुलझाई जा सकती हैं, लेकिन मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि पुरुष वर्ग ये सोचता है कि हमारा सामाजिक स्तर पर स्टेटस खराब ना हो, हमें इतना हम कमाते हैं, हम इतनी राशि दे भी देंगे तो हमारा क्या जाएगा। और यहाँ पर
ये मैसेज आपने अपने परिवार में दिया और साथ में 4 लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं आपने उन्हें भी दिया, और ये धीरे धीरे चलन में आ गई ये चीज़ कि नहीं, हम वाद विवाद कर न्यायालय जाएंगे तो हमें आज हमारी डिमांड पूरी हो रही है या नहीं हो रही, कल हमारी डिमांड जरूर पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हम बार बार कहते हैं ना कि 498 के केसेस झूठे किए जा रहे हैं, महिलाओं ने हथियार की तरह उपयोग कर लिया अपनी ढाल को, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सहयोग हमने किया है उनका, इसलिए उन्हें हिम्मत बढ़ी है। अब आप यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि महिला के कहने से, आपको डराने धमकाने से ना ही आपको सजा होगी, ना ही आपकी किसी भी जॉब पर कोई फर्क पड़ेगा। बस आप यहाँ पर थोड़ी सी समझदारी से काम लेकर अगर इस बात को थोड़ा सा लंबा खींचने देंगे तो नेचुरली खत्म होगा। और नए कानून के तहत अगर हम बात करें तो अब जब डिक्लेयर हो गया है कि 3 साल से केसेस ज़्यादा चलेंगे ही नहीं, तो यहाँ पर आप पहले तो आप फिर भी सोच सकते थे कि तलाक के केस 8 साल 10 साल चल जाते थे, लेकिन अब जब क्लियर है कि 3 साल से ऊपर डिवोर्स के केस चलने ही नहीं है, तो फिर यहाँ पर आपको परिणाम उस एवरेज पर हम देखें तो बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। जहाँ पहले डिवोर्स के केस 10-10 15-15 साल चलते थे, तो उसमें अगर 3 साल का अगर हम एवरेज मिलाएं तो 3 साल कोई मायने नहीं रखते हैं, तो आपके सामने परिणाम भी बहुत जल्दी आएंगे। तो यहाँ पर आप ये चीज़ समझ लीजिए कि किसी के कहने से कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा सा अगर आप चीज़ों को फेस कर कर सुलझाने का प्रयास करेंगे तो आपके हाथ में परिणाम अच्छे आएंगे। तो अब डिपेंड आप पे करता है कि आप समाज को किस तरह से मैसेज देना चाहते हैं और आप अपने आप को सेफ कैसे रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप पैसे देकर उस चीज़ को समझौता कर अपना डिवोर्स लेते हैं तो कहीं ना कहीं उंगली आप पर भी उठती है कि आप गलत हो, जबकि आप सही हो। तो आपको थोड़ा सा उस समय के लिए डरना घबराना नहीं चाहिए, आपको केस करना चाहिए फेस। और जब आप फेस करोगे तो अपने आप चीज़ें क्लियर होंगी कि आप सही हो, पक्षकार गलत है। तो यहाँ पर आप इस आधार पर तलाक भी लोगे, पैसे से भी बचोगे और इज्जत से भी आप उस चीज़ से निकल कर बाहर आओगे। धन्यवाद।